हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ग्रेविटी। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और मैं एमएस वर्ड में ये है कि टॉपिक लिख देते हैं पहले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ग्रेविटी। हम स्पेशल रिलेटिविटी या रिलेटिव मोशन की जो रिलेटिविटी है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देख रहे, ग्रेविटी का देख रहे हैं, तो उसको हम स्पेशल रिलेटिविटी के साथ एक बार देख लेंगे। अच्छा, ये यूँ है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ग्रेविटी शुरू कहाँ से होता है? दरअसल फिज़िक्स की सारी हिस्ट्री, जो बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एंशिएंट की, वो कॉस्मॉस की हिस्ट्री है। ग्रेविटी हो या मोशन हो या कुछ भी हो, काइनेमैटिक्स की हिस्ट्री है, या वो फल्कियात की ही, मतलब पुराने इंसान ने सबसे पहले सितारों पर गौर करना शुरू किया, और बतौर इल्म फ़िज़िक्स जो है उस वक्त वो ख़ास मारूफ़ नहीं थी। आपने देखा भी होगा कि एक आर्किमिडीज़ है और इसी तरह से एक डेमोक्रिटस है, एक दो नाम हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स की तरफ, जो ज़मीन पर फ़िज़िक्स है उसकी तरफ तवज्जो दी। वरना इसका यूँ है कि कॉस्मॉस जो है, इस पाइथागोरियंस ने, वो परफेक्ट सर्कल्स में बिलीव करते थे, परफेक्ट सर्कल्स। तो परफेक्ट सर्कल से मुराद ये है कि वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आसमानों पर जो मूवमेंट है हेवंस की, प्लैनेट्स की या स्टार्स की, तो वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो इलिप्टिकल हो सकती है, क्योंकि पाइथागोरियंस जो थे वो बिलीफ की हद तक इस बात को मानते थे कि आसमानों पर परफेक्टनेस है, इम्परफेक्शन वहाँ नहीं है। और फिर यही बिलीफ उनका आगे मुंतकिल हुआ प्लेटो में, और प्लेटो में उसकी ज़्यादा यानी क्वालिटी प्योरीफाई हो गई, और उसने उसको बाकायदा एक इस दुनिया को जो हमारी है रिफ्लेक्शन या इम्परफेक्ट दुनिया पर, प्लेटो ने कहा, और वो दुनिया जो मिसाली है, जो आयान है, जो कहीं और है और आसमानों पर है, उसका ये अक्स है, और वो परफेक्ट है और ये परफेक्ट नहीं है। ये प्लेटो ने नज़रिया दिया। बहरहाल हम तो बात करेंगे कि अरिस्टोटल से शुरू करेंगे, क्योंकि अरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा कि यूनिवर्स जियोसेंट्रिक है, और उस वक्त की यूनिवर्स थी भी बहुत छोटी, अरिस्टोटल के वक्त की। यानी यूनिवर्स तो छोटी नहीं थी, यूनिवर्स तो इतनी थी जितनी अब है। मतलब ये है कि इंसान के इल्म के हिसाब से देखा जाए तो वो ये मानता था कि बस यही कुछ है, हमारे प्लैनेट्स, हमारी ज़मीन और हमारा सूरज, यही हमारी यूनिवर्स है। और जियोसेंट्रिक, वो मानते थे जियोसेंट्रिक कि ज़मीन मरकज़ है, सेंटर है। जियोसेंट्रिक लफ्ज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ज़मीन जो है वो सेंटर है, और बाकी सारी हर चीज़ सूरज समेत वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, इस नज़रिए में फिर कुछ प्रॉब्लम ये थे कि जैसा कि मसलन प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है, अब प्लैनेट का नाम ही आप देख लें, ये असल में ग्रीक वर्ड है, प्लैनेट का जो वर्ड है, और इसका बुनियादी जो ग्रीक वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो है वंडरर। वंडरर आवारागर्द को कहते हैं उर्दू में। तो वंडरर जो है, प्लैनेट्स को आवारागर्द क्यों कहा यूनानियों ने? इसलिए कि प्लैनेट्स की मूवमेंट जो है वो मिस्टीरियसली कभी कभी जो है ना अजीब सी लगने लगती है। अभी तो पता है हमें कि क्या होता है, लेकिन उस वक्त के लिए, इंसानों के लिए, उस वक्त के कॉस्मोलॉजिस्टों के लिए, और उस वक्त के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, और उस वक्त के सारे जो माहिरीन फल्कियात थे उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम उस हरकत को कैसे इंटरप्रेट करें जो प्लैनेट्स की है। और वो कैसे, किस तरह से वो होती थी? यूँ लगता था कि प्लैनेट अपनी मूवमेंट में जा रहा है, और फिर यूँ लगने लग जाता था कि वो वापस आ रहा है। सो उसको एक सर्कल पूरा करना चाहिए, लेकिन वो सर्कल को बीच में छोड़ के तो रिवर्स आता हुआ दिखाई देता था। ये पैराडॉक्स था। आज हमें पता है कि ये क्या है, लेकिन उस वक्त की मैं बात करूँ, कुरान करीम में भी प्लैनेट्स की इस मूवमेंट का जिक्र है। फ़ला उक़्सिमु बिल जवारिल कुन्नस, उन सितारों की कसम जो पीछे हटते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उससे आगे के गायब हो जाते हैं। तो ये प्लैनेट्स की ही सारी निशानियाँ हैं, प्लैनेट्स की बात कर रहा है कुरान करीम। तो इसी मिस्टीरियस मूवमेंट के हवाले से इसका नाम जो है प्लैनेट था।
वंडरर, इनको आवारागर्द कहा गया था। और इसमें जियोसेंट्रिक मॉडल जो बनाया था, अरिस्टोटल का मॉडल जो था, उसमें एक बतलीमूस हम उर्दू में कहते हैं उसको, टॉलेमी उसका नाम है, और उर्दू में हम उसको बतलीमूस कहते हैं, इसलिए मैं उर्दू वाला भी लिख देता हूँ। तो ये जो टॉलेमी है, इसने करेक्शन की थी उस मॉडल में, जो जियोसेंट्रिक मॉडल था अरिस्टोटल का। और उसमें करेक्शन क्या की थी कि वो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट, जो रेट्रोग्रेड मूवमेंट है उसकी, प्लैनेट्स की, इस मूवमेंट को, रेट्रोग्रेड जो मूवमेंट है प्लैनेट की, इस मूवमेंट को उसने मैथमेटिकली, ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली उसने इसको वाज़े कर दिया था कि इसकी क्या वजह हो सकती है। और उसने जो किया था वो मैं आपको जियोजेब्रा में करके दिखाता हूँ। जियोजेब्रा, तो सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड और इक्वल किसी भी रेडियस के कर देते हैं, हम फिलहाल रेडियस आर रख देते हैं और हम फिर इसको बड़ा कर देते हैं रेडियस हमारा। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि हमने कहा कि उसने रेट्रोग्रेड मोशन को वाज़े किया, वो देखना है हमने कैसे किया। सबसे पहले तो इसका सेंटर मालूम करें। जियोजेब्रा में किसी सर्कल का या किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट या सेंटर मालूम करने के लिए टूल दिया गया है, उस टूल को भी क्लिक कर सकते हैं, और हम यहाँ मिड पॉइंट अगर लिखते तो तब भी ये क्लिक हो सकता था। अच्छा, इस सर्कल के ऊपर हमें पॉइंट लगाना है, इसके लिए हम यहाँ से पॉइंट क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, लेकिन हम ये पॉइंट लगा भी सकते हैं। अगर हम पॉइंट ऑन इक्वेशन हमारी है 1 सर्कल, जो हमारी इक्वेशन है, देखिए इसमें ये ब्लू पॉइंट आ गया। और हम एक सेगमेंट लगाएंगे, SEG लिखने से एम सेगमेंट के वैसे भी वो आ जाएगा नीचे कमांड, लेकिन हम खुद ही उसको अगर टाइप करें तो हम 2 पॉइंट्स दे देंगे सेगमेंट के लिए, और हमारे पास 2 ही पॉइंट हैं, तो ये सेगमेंट हमने दे दिया। और हम इस सेगमेंट का मिड पॉइंट ले लेते हैं, और मिड पॉइंट सेगमेंट F का हम ले रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास पॉइंट C आ गया ना, यहाँ देखिए ये पॉइंट C अब आ गया, एक नया पॉइंट। तो हम यूँ करते हैं कि पॉइंट C और पॉइंट B के दरमियान में भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, ताकि हम सही तरीके से इक्वेंट बना सकें। उसको इक्वेंट कहते हैं, मैं उसकी स्पेलिंग देता हूँ आपको, जो बतलीमूस ने या टॉलमी ने किया। अच्छा, ये मिड पॉइंट हम B और C के दरमियान लगा देते हैं, ये हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे आके लगा है। अब यहाँ पे हम इक्वेंट क्रिएट करते हैं, उसके लिए वो सर्कल ही है ज़ाहिर है, तो सर्कल को हम 2 पॉइंट्स के दरमियान भी लगा सकते हैं, और सेंटर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भी हम लगा सकते हैं। तो मुख्तलिफ कमांड्स हैं, हम इसको बहरहाल सेंटर पॉइंट से नहीं, डी से, जो हमारा नया पॉइंट आ गया था, उससे हम इसको लगाएंगे पॉइंट डी और बी के दरमियान। ये इक्वेंट कहलाता है। ये जो छोटा सर्कल यहाँ पे आया है, ये हमारा सर्कल अब मूव कर सकता है। तो अब वो मोशन कैसे दिखानी है प्लैनेट की, इसकी तरफ, ये हम ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं। ये ग्रेविटी की हिस्ट्री है कि प्लैनेट की मोशन ने हमें ग्रेविटी दी। ये मैं इस वजह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हमने क्या करना है कि रेट्रोग्रेड मोशन शो करनी है प्लैनेट की। ये वाला ऑब्जेक्ट हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि ये तो स्मूथ उसके साथ ही मूव हो रहा है। हम इसके ऊपर प्लैनेट का पॉइंट लगा देते हैं। डायरेक्ट पॉइंट भी आप लगा सकते हैं यहाँ से। ये मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट लगाया, तो अब ये पॉइंट एक प्लैनेट के तौर पे हम इसको लेंगे, और ये मूव हो सकता है दोनों साइडों पे। हम इस पॉइंट को एनिमेट कर देते हैं रेट्रोग्रेड मोशन के लिए उल्टी साइड पे। हम सीधी पे भी करेंगे तो हमें एक किस्म की मोशन मिलेगी। हम इसको उल्टी साइड पे एनिमेट करने के लिए हम क्योंकि इस प्लैनेट है तो एनिमेट होना चाहिए, इसको क्लिक करेंगे, फिर ये हाँ सेटिंग्स का बटन क्लिक करेंगे। ये हमारा पॉइंट E है जो अब हमने लगाया, और इसको अलजब्रा के टैब में इसकी जो एनिमेशन है उसको हम डिक्रीज़ करें तो ये उल्टा जाएगा। यहाँ स्पीड है, इसकी हम स्पीड तेज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा। और अगर हम प्ले करें तो ये उल्टा पॉइंट जा रहा है। इसी तरह हम बड़े पॉइंट को जो B है उसको भी प्ले कर सकते हैं, तो वो ऐसे जाएगा।
अब रेट्रोग्रेड मोशन आप देख सकते हैं कि अगर आप सेंटर में हैं, यानी इस सेंटर पॉइंट पे आप खड़े हैं, तो आप देखेंगे किसी वक्त प्लाइंट यानी ये ज़मीन, अगर आप जियोसेंट्रिक ज़ाहिर है मॉडल था उनका, तो उस वक्त के हिसाब से देखें कि आप ज़मीन पे खड़े हैं, तो फिर आप प्लैनेट को देखें तो वो कभी आपको लगेगा कि आगे जा रहा है और कभी आपको लगेगा कि वापस पीछे जा रहा है। तो ये है उसका इक्वेंट, इसको इक्वेंट कहते हैं, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, जो पतलीमूस ने या टॉल्बी ने एक करेक्शन की। दूसरी, उसके बाद फिर इस बात को मान लिया गया कि जियोसेंट्रिक ही है प्लैनेट यूनिवर्स, और इस बात को मान लिया गया कि सिर्फ जियोसेंट्रिक ही नहीं बल्कि जो टॉलमी की मैथमेटिक्स है या टॉलमी की जो पूरी फल्कियात है वही हतमी और वही कोई खुदा न खास्ता कुरान का हर्फ है। ये बात मैं इसलिए इस अंदाज में कर रहा हूँ कि फिर कोई 2000 साल 1500 साल किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और सब ने इसको बिनवान तस्लीम किया कि बस ये वही ठीक है क्योंकि वो रस्तो मोहल्ले में अव्वल है, उसको मुसलमान फ़लसफ़ियों ने ख़िताब दिया था फर्स्ट टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उसकी बनाई हुई जियोसेंट्रिक मॉडल को कौन चैलेंज कर सकता है? इस चैलेंज को सबसे पहले जिस मुसलमान साइंसदान ने एक तरह से चैलेंज का तो मैं नहीं लफ्ज़ बोलूँगा, एक तरह से उसने इस प्रॉब्लम को जिसमें उसने पहली बार पाइथागोरियन ख़्याल से हटकर कि हेवंस की जो मूवमेंट है वो सर्कुलर है, इस ख़्याल से हटकर पहली बार उसने ये एक ख़्याल पेश किया कि जो छोटे प्लैनेट हैं, इन्फीरियर प्लैनेट्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो इलिप्टिकल है। और उसकी पैमाइश करने के लिए नसीरुद्दीन तूसी ने एक डिवाइस मुतारफ़ कराई, मैथमेटिकल डिवाइस, आला नहीं, मैथमेटिकल इक्वेशन, एक डिवाइस मुतारफ़ कराई जिसका नाम है तूसी कपल। तो उस तूसी कपल की वजह से फर्स्ट टाइम ये सोचना शुरू किया साइंसदानों ने, उस वक्त के फल्कियात के माहिरीन ने, कि प्लैनेट्स की मूवमेंट इलिप्टिकल भी हो सकती है। तूसी कपल को बाद में जब निकोलस कोपरनिकस का जो रेवोल्यूशन आया, जिसने कहा कि जियोसेंट्रिक है ही नहीं हमारी यूनिवर्स बल्कि हीलियोसेंट्रिक है, यानी सूरज के गिर्द घूमती है सारी कायनात, तो वो भी अगरचे बात दुरुस्त नहीं थी, लेकिन उसने जब मॉडल दिया तो उसकी किताब में उसने मेंशन किया बाकायदा, तूसी कपल का नाम तूसी का मेंशन नहीं किया, उसके उसका उसके फार्मूले और उसकी ड्राइंग को पेश किया। तो बाद में केपलर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया निकोलस कोपरनिकस पर कि तूसी कपल को यूज़ करने के बावजूद निकोलस कोपरनिकस ने क्यों उसका नाम मेंशन नहीं किया। एक तरह से केपलर उस डिसऑनेस्टी को उठा रहा था। हमारे लोगों ने तो नहीं उठाई, लेकिन खुद उन्हीं लोगों ने ये सारी बातें हमें बताई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी सारी वेस्ट की किताबों में लिखी हुई है। एक दूसरे पे जब वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस करते हैं तो चीज़ें सामने आती हैं। हमारे यहाँ तो अभी तक माहौल सर्दी है 500 साल से। तो सिचुएशन ये है कि तूसी कपल क्या है? तूसी कपल ने कैसे मूव किया 1500 साल या इतने, मुझे सही पता ही नहीं है, मतलब डेट्स देखूँ तो लग जाएगा पता, मतलब इस गुफ्तगू में मैं उसको देखना नहीं चाहता, तो मुझे पता ही नहीं है कितना ज़्यादा लेट, लेकिन 1500-2000 साल बाद तूसी ने टॉलमी के 1500 साल बाद तूसी ने फर्स्ट टाइम ये चेंज कर दिया जियोसेंट्रिक मॉडल को, इसीलिए निकोलस कोपरनिकस को हीलियोसेंट्रिक मॉडल में जाना पड़ा। लेकिन ये तूसी ने बताया नहीं किसी किताब में कि हीलियोसेंट्रिक है कायनात, उसके अंदर भी यूनानी फ़लसफ़े के अगेंस्ट बगावत करने का खौफ था। लेकिन उसका तूसी कपल जो है वो इन्फीरियर प्लैनेट्स की मूवमेंट के हवाले से ये क्लेम कर रहा था कि ये मूवमेंट जो है वो इलिप्टिकल हो सकती है। इस बात को मैंने इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी? आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि ये इलिप्टिकल मूवमेंट जो है प्लैनेट्स के ऑर्बिट का इलिप्टिकल होना जो है, यही ग्रेविटी की बर्थ है, यही बेसिक ग्रेविटी है। आपको अभी 2 मिनट में अंदाज़ा हो जाएगा। तो तूसी कपल क्या है? पहले हम तूसी कपल को ड्रा करते हैं। बेसिकली तूसी कपल जो है, मैं पहले वर्ड में आपको ना इसकी तूसी कपल तूसी कपल की जो डेफिनेशन है वो तो मुझे ठीक से जो टिपिकल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है नहीं याद, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि अ सर्कल इनसाइड अ सर्कल हाफ ऑफ द बिग वन, यानी जो पहला सर्कल है
उसके अंदर जो सर्कल है वो उसको बड़े का हाफ है, और एन आर्म अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्कल। दो बातें हो गई। द चेंज in the length of that small circle's arm will determine the ellipse. ellipse की कई शक्लें हो सकती हैं, इन्फिनिट, तो वो सारी उससे आप बना सकते हैं। सर्कल इनसाइड अ सर्कल बेहतर है जियोजेब्रा में ही करके देखें, जैसे हमने टॉलवी का किया है। तो जियोजेब्रा में मैं नई फाइल खोलता हूँ। तो अब दूसरी कपल हम बना रहे हैं। फिर एक सर्कल की हम इक्वेशन लिखते हैं, सी स्क्वेयर्ड ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड इक्वल्स आर। ये रेडियस हो गया हमारा, हम इसका फिर साइज फुल कर देते हैं। और सर्कल इनसाइड सर्कल जो अंदर वाला है वो हाफ है पहले का, तो जाहिर है हमें मिड पॉइंट पहले ले लेना चाहिए बड़े सर्कल का, जो इक्वेशन 1 का मिड पॉइंट है, और फिर हमें एक पॉइंट इक्वेशन 1 के ऊपर ले लेना चाहिए, ताकि पहले की तरह हम इनके दरमियान सेगमेंट लगा सकें। और सेगमेंट हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंगे, ए और बी के दरमियान। अब चूंकि सर्कल सेंटर में है तो हमें यहाँ मिड पॉइंट चाहिए सेगमेंट एफ का, और अब हमारा सर्कल जो है वो पॉइंट सी से पॉइंट बी तक लग जाएगा, पॉइंट सी से पॉइंट बी तक। ये देखिए हाफ सर्कल हो गया। अच्छा, इसमें सेम वही हुआ है जो हमने पहले किया था, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि इससे इलिप्स कैसे बनता है। अब क्या करना है कि अब हमने पहले की तरह इसको ये मैं जियोजेब्रा के लेसन के तौर पे बता रहा हूँ, इसको हम हाइड कर देते हैं क्योंकि ये स्मूथ मूव हो रहा है साथ। और ये सेंटर जो है, इस सेंटर से हम वो आर्म लगाते हैं जो मैंने आपको अभी वर्ड में लिखा है, कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपको जुमला लिखा है, एन आर्म अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्कल। तो यहाँ पे हमने इस स्मॉल सर्कल के साथ एक आर्म अटैच करना है। इसके लिए मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके, सेगमेंट विद गिवन लेंथ। अब ये गिवन लेंथ जो है, इसके लिए हम नंबर भी डाल सकते हैं कांस्टेंट, 2, 4, 6, 3, एनी साइज, पॉइंट्स में भी, फ्रैक्शनल में भी। लेकिन अगर हम इसके लिए एक स्लाइडर बना लें, ये भी आप प्रैक्टिस में किया करें, एक स्लाइडर बना लें और उसको हम कह दें कि ये उसकी लेंथ है आर्म की, तो हम यहाँ आर्म लिख देते हैं, क्योंकि वो वाला आर जो रेडियस के लिए यूज़ किया जाता है वो तो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। तो इसलिए मैंने ये इसका मिनिमम वैल्यू 0 से शुरू होगी, उसकी लेंथ 10 तक रखी है। 10 भी बहुत ज़्यादा है, 5 तक रख लेते हैं, हमारा सर्कल छोटा है, और 0.1 उसका इंक्रीमेंट है। अब देखें कि हमने अब जो गिवन लेंथ से लगाना है ये, तो हम बजाय उसके कि हम उसमें नंबर डालें, हम उसमें आर्म का लफ्ज़ लिख देंगे जहाँ पे हमने नंबर डालना है गिवन लेंथ का। तो यहाँ हम लिख देते हैं आर्म। अब ये आर्म जो है ना, बड़ा भी इसी से होगा स्लाइडर से, और छोटा भी इसी से होगा। अब एक आखिरी काम जो रहता है वो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे वो लाइन जो डायामीटर बना रही है वो क्यों पैदा हो जाती है। दूसरी ने सबसे पहले तो वो लाइन दरियाफ्त की। वो लाइन क्या है, जब आपका ये आर्म जो टच कर रहा हो स्मॉल सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, जैसा कि अभी हम अगर इसको 1 कर दें, 1 से ज़्यादा पे टच करेगा यहाँ पे। वैसे इसको उसूली तौर पे 1 पे टच करना चाहिए। तो ये अच्छा, ये 1 पे इसलिए टच नहीं कर रहा क्योंकि हमारे सर्कल का इस सर्कल का डायमीटर टोटल जो है वो 5 है, 4 नहीं है। 4 होता तो इसको 1 पे। अभी अच्छा हम अंदाजे से कर लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पे अलग पॉइंट लगा देते हैं। उस पॉइंट को, ये देखें, उस पॉइंट को हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट क्या ट्रेस करता है, जो तुसी ने सबसे पहले ट्रेस करवाया। अब इस पॉइंट को हमने वैसा ही एनिमेट करना है उल्टी साइड पे। तो हम, याद है आपको कि सेटिंग्स में जाएंगे, अलजेब्रा में जाएंगे, डिक्रीज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी
स्पीड हमें बढ़ानी चाहिए ताकि हम कम और ज़्यादा स्पीड करके देखें कि क्या डिफरेंट किस्म के हमें हमें जो पैटर्न मिलते हैं तुलसी कपल की वजह से वो कैसे दिखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्पीड नंबर में भी डाल सकते हैं 1 2 3 4, और हम चाहें तो इसके लिए भी स्लाइडर बना सकते हैं। हम पहले स्लाइडर बना देते हैं, फिर हम खोलेंगे इसको आके वापस। अब ये स्लाइडर स्पीड के लिए बन रहा है तो इसका हम नाम एन रख देते हैं, एन फॉर नंबर, और ये हमारी स्पीड जो है 10 तक जाती है और इंक्रीमेंट इसका है 1। अब हमने दोबारा से इस पॉइंट की जो दूसरी कपल के स्मॉलर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हमने लगाया है, हम असल में चाह ये रहे थे कि आर्म को लंबा करके और आर्म को घुमाएं, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ एक लाइन आपको दिखाना चाहता हूँ तो वो पॉइंट से भी दिखाई जा सकती है, फिर हम आर्म से भी दिखा लेंगे। तो उसको क्लिक किया और फिर सेटिंग्स में जाके उसकी अलजबरा में जाके डिक्रीज एनिमेशन पहले से मौजूद है, स्पीड की जगह पे एन का लेटर टाइप कर दें तो ऑटोमेटिकली ये आपको देगा स्पीड, ये स्लाइडर आपको स्पीड देगा। अब एक आखिरी काम रहता है कि हमने इसको उल्टा तो दिया है, लेकिन इसका थोड़ा मैं पहले साइज़ छोटा कर लूँ और इसका कलर चेंज कर ले। अब एक काम रहता है कि इसको हम राइट क्लिक करेंगे और इसका ये जो शो ट्रेस है, ये देखिए जो छोटा सा आइकन बना हुआ है, ये ट्रेस को शो कर रहा है, तो ये ट्रेस करेगा इस सफ़े पर अपनी मूवमेंट को। तो ये हम शो ट्रेस क्लिक करते हैं और स्पीड अभी हमारी 1 ही है, यहाँ से हमने चेंज नहीं की। अब हम पहले पॉइंट ई को मूव करवाते हैं उल्टा, ये उल्टा मूव हो रहा है, ट्रेस हो रहा है। पॉइंट ई को उल्टा मूव करने के बाद हमारा पॉइंट बी है जिसको हमने इस तरफ मूव करवाना है। तो अब देखें कि ये एक लाइन ट्रेस करेगा जो सीधी होगी, मीनिंग जो डायमीटर होगा जो सेंटर पॉइंट को क्रॉस कर रही होगी। दैट इज़ अमेजिंग। और ये किस लिए कर रही है कि हमारा पॉइंट कहाँ है जो ट्रेस कर रहा है, वो छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। अब हम उसको छोड़ देते हैं, उस पॉइंट को हम हाइड कर देते हैं क्योंकि वो हमने सिर्फ इस सीधी लाइन डायमीटर की लाइन को हासिल करने के लिए वो पॉइंट लगाया है। तो अब हम इस अगरचे हमें नंबर चेंज कर के लुत्फ लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए कि और क्या क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसको बड़ा छोटा करके देखेंगे इस आर्म को कि इलिप्सिस कैसे बनते हैं। तो हम वो जो पॉइंट्स रेड है इसको हाइड कर देते हैं और अब ये पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अब इस पर हम जो आर्म मैंने कहा, बेसिकली जो मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया, आर्म एन आर्म अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्कल, ये वाली बात, इसको हम जो है इस आर्म को हम सेटिंग्स में जाकर अलजबरा में जाकर इसको डिक्रीज कर देते हैं, वही पॉइंट वाली चीज़ है बेसिकली तो, और इसको हम एन स्लाइडर के साथ अटैच कर देते हैं। अच्छा, अब ये हम हमारा पॉइंट ई इस वक्त चल रहा है, हालांकि हमारा पॉइंट ई हिडन है, हमें ये पॉइंट मूव करवाना, ये पॉइंट डी है। तो यहाँ से हम पॉइंट डी को मूव करवाएं तो ये उल्टा जा रहा है और पॉइंट बी भी मूव हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ से एनिमेशन को रोक लेते हैं और अब हम पॉइंट डी को कलर मैंने चेंज किया है, ट्रेस ऐड किया है। अब देखिए कि ये इलिप्स बनाएगा। हम इसको क्लिक करते हैं एनिमेशन को, इनसाइड द बिग सर्कल जो तुलसी कपल है उसका आर्म स्मॉल सर्कल के अंदर एक आर्म है सेंटर में अटैच्ड है, वो उसका आर्म जो है वो इलिप्टिकल शेप बना रहा है इनसाइड द सर्कल। और अगर हम इस आर्म को और छोटा कर दें तो ये आहिस्ता आहिस्ता इलिप्टिकल शेप जो है सर्कल की शेप बनती चली जाएगी। आखिर में बिल्कुल छोटा कर दें, सेंटर के बराबर कर दें इस आर्म को, तो ये उस एक सर्कल ड्रॉ करेगा। करके देखते हैं, इसको हम आर्म को छोटा कर रहे हैं और अब थोड़ा पहले थोड़ा कम छोटा करके देखते हैं। यहाँ देखें ये ऑलमोस्ट सर्कल होगा लेकिन फिर भी इलिप्टिकल शेप में रहेगा, ज़्यादा पिचका हुआ एलिप्स नहीं है। उसके बाद अगर हम इसको ज़ीरो कर दें तो आर्म है ही नहीं अब, और अब हम जब क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करेगा इनसाइड द बिग सर्कल। इसी तरह जब हम इस आर्म को एनलार्ज करेंगे, इसका साइज़ बड़ा करेंगे, तो ये बाहर निकल जाएगा बड़े सर्कल के एरिया से जब इसका एलिप्स बनेगा। अब ये सर्कल बड़े सर्कल के एरिया से बाहर निकल गया है और
इलिप्स जो है वो इनसाइड द आउटसाइड द बिग सर्कल बन रहा है। तो इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से चेंज कर के ये जो टूसी कपल है, इससे आप हज़ार हा शेप्स बना सकते हैं। इवन के बहुत सारी शेप्स के अलग मैथमेटिक्स में नाम हैं जो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्पीड को चेंज करें तो ये पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम करते हैं 2। अब ये इसका पैटर्न जो है वो एक 3 पत्तियों वाला फूल नुमा एक शेप बनाएगा जो कि अलजेब्रिक आर्ट आप कह सकते हैं उसे। लेकिन बेसिकली ये मैकेनिक्स में और इन चीज़ों में यूज़ होने वाली चीज़ें, ख़ास तौर पे साइन के जितने फंक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हमने बहुत सारी ऐसी मिसालें यूज़ भी करनी। इसको 3 पे ले जाएं, इसका फूल का जो वो डिज़ाइन है वो आप और तरह का पैटर्न बनाएगा, यानी उसके 4 पत्तियाँ बनाएगा। सो इसको आप चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हुए इस आर्म को और मुख्तलिफ और ऑप्शंस को। ये था टूसी कपल। अब टूसी कपल में आपने देख लिया है खुद के इसमें इलिप्स वजूद में आ रहा है। तो ये इलिप्टिकल जो शेप थी, ये इलिप्स जो था ये टूसी ने रिकमेंड ही, टूसी कहाँ था, टूसी था ही वो मरागा की रसदगाह में। मरागा मुसलमानों को बनाकर दी थी हलाकू खान ने फ़तह करने के बाद, बगदाद को फ़तह करने के बाद एक रसदगाह बनाकर दी थी टूसी को, क्योंकि टूसी ने उसका साथ दिया था। और टूसी रसदगाह किसको कहते हैं? ऑब्जर्वेटरी या ऑब्जर्वेटरी, जिससे हम सितारों की हरकतें देखते हैं। तो ये वहाँ था टूसी। उर्जी भी वहीं था जो टूसी के साथ एक और साइंसदान का नाम आता है। टूसी का कपल मशहूर है तो उर्जी का लेमा मशहूर है। उर्दू लेमा आप सर्च करें गूगल में तो वो भी आपको ऐसी ही मैथमेटिकल डिवाइस मिलेगी। ओके, तो जो टूसी है ये कहाँ था? ऑलरेडी ऑब्जर्वेटरी में था और वहाँ से वो यही प्लैनेट्स की मूवमेंट और मोशंस के लिए ये चीज़ें करता था और टूसी कपल उसने दिया है। तो उसने लिखा भी है ज़ाहिर है इसको कि ये इन्फीरियर प्लैनेट्स की इलिप्टिकल मोशन के लिए ये डिवाइस है। अब इस डिवाइस के आने के बाद जो है निकोलस कोपरनिकस में, वर्ड में आपको उसका नाम लिख के, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, निकोलस कोपरनिकस, ये एक पादरी कह लें, ये एक बड़ा आदमी था, चर्च का कैनन था। और इसने अब एक किताब जो लिखी जिसमें इसने कहा कि ज़मीन मरकज़ कायनात नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी फिर अरिस्टोटल वाले इस बिलीव को कि जियोसेंट्रिक है यूनिवर्स, इस तरह मानने लग गई थी कि वो सोचना भी नामुमकिन समझते थे कि ज़मीन जियोसेंट्रिक नहीं भी हो सकती। क्रिश्चियनिटी में भी, बाइबल में भी यही कुछ था। तो उसने निकोलस कोपरनिकस ने एक किताब लिखी जिसमें उसने कहा कि नहीं है, ज़मीन मरकज़ कायनात नहीं है बल्कि सूरज मरकज़ कायनात है। और उसके मॉडल को कहते हैं हीलियो सेंट्रिक मॉडल। ये हीलियोस एक देवता का नाम था जो सूरज पे होता है, उसके नाम की वजह से इसका नाम हीलियोसेंट्रिक उसने रखा। लेकिन वो किताब उसने शो नहीं की। उसने कहा मैं जब मर जाऊं तो इसको खोला जाए, क्योंकि उसको पता था कि चर्च ने उसको बड़ा बुरा पेश आना। बाद में गैलीलियो के साथ जो हुआ वो आप सबने सुन रखा है। सो निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि हीलियोसेंट्रिक है कायनात, यानी मरकज़ कायनात सूरज है। तो हम आगे बढ़ आए हैं हिस्ट्री में। निकोलस कोपरनिकस के बाद जिस बंदे का हमने जिक्र करना है वो है केपलर। केपलर और गैलीलियो, इन दो लोगों के काम की वजह से न्यूटन को इक्वेशन मिली है, जो न्यूटन की सबसे बड़ी मशहूर इक्वेशनों में से एक है, बिग जी बिग एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर्ड। अब ये ग्रेविटी की आपने देखा है 9th में थी, ग्रेविटी की इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है? ये इन दो लोगों से आ रही है। और इसका दौर कौन सा है? जिस साल गैलीलियो फोत होता है, एग्जैक्टली उसी साल दिसंबर में न्यूटन पैदा होता है। यानी जनवरी में गैलीलियो फोत होता है 1642 में, और दिसंबर में न्यूटन पैदा होता है। न्यूटन के पास अपने से पिछलों का, केपलर और गैलीलियो का रिकॉर्ड था। केपलर जो था ये और गैलीलियो एक ही तकरीबन
दौर में पाए गए हैं। और केपलर जो था इससे पहले इससे पहले जो फोत हुआ टाइको ब्राही, जिसने इसको मुलाजिम रखा था अपनी रसदगाह में, तो असल काम उसने किया। उसने उसके पास डाटा था कोई लगभग 40 साल की ऑब्जर्वेशन का। तो केपलर ने वो डाटा यूज़ किया, और जब टाइको ब्राही पहले तो उसे देना ही नहीं चाहता था, जब केपलर ने उसकी मौत के बाद वो हासिल कर लिया तो उसने यूज़ किया, और केपलर ने 3 लॉज दिए जिन्हें हम कहते हैं केपलर्स लॉज। तो केपलर्स लॉज जो हैं वो 3 हैं, जिनमें पहला लॉ जो है वो ये कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ ऑल प्लैनेट्स the orbits of all planets the orbits of all planets are elliptical। देखा आपने कि जो फर्स्ट लॉ है वो है ही बेस इलिप्स से। अब टूट गया शहर जादू टॉलमी का, पाइथागोरस का, या परफेक्शंस हैं आसमानों पे हेवंस की परफेक्ट सर्कल्स में है, और इलिप्टिकल तो पिचका हुआ सर्कल है। तो ये तौहीन की बात है, ये ख़त्म हो गया अब आके। यही इनलाइटनमेंट का दौर है यूरोप का, और बड़ी अंगड़ाई ली थी यूरोप ने उस वक्त, बड़ी रोशन ख्याली उस वक्त आई। तो आ रही थी, ये इब्तदाई लोग हैं, बाद में तो बहुत ज़्यादा आई, आपके सामने है। तो केपलर का ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ जो केपलर का है वो ये कहता है कि अ प्लैनेट, नहीं आप यूँ कहें कि द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन ऑर्बिट सेमी मेजर एक्सिस जो होता है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ जियोजेब्रा में, ऑफ एन ऑर्बिट, वो प्लैनेट के ऑर्बिट का है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक बार इसमें भी एक हल्की सी ड्राइंग के ज़रिए अगर आप देख लें, तो प्लैनेट के ऑर्बिट का है, अगर हमारा सर्कल ही पिचका हुआ है, यानी सर्कल ही हमारा इलिप्स है, यहाँ मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, अच्छा सर्कल ही हमारा इलिप्स है, तो इसके अच्छा पहला लॉ जो है इलिप्टिकल है, और उस लॉ का एक हिस्सा मैं लिखना भूल गया हूँ। केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है द ऑर्बिट ऑफ ऑल प्लैनेट्स आर इलिप्टिकल। और नेक्स्ट जो बात इसी पहले लॉ के अंदर हमने करनी है वो ये है कि एंड सन इज द वन ऑफ इट्स फोसाई। अब फोसाई प्लूरल वर्ड है फोकस का, यानी फोकस वाहिद को कहते हैं और फोसाई जमा को कहते हैं, इसलिए मैं वन ऑफ इट्स फोसाई लिखा है। यानी इसका मतलब यह है कि अभी हमें जो नीचे बना रहा था उसी में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि इसके 2 फोकस होते हैं जिनको हम फोसाई कह रहे हैं, और इनमें इसेंट्रिसिटी होती है 0 to 1 की, जिसको हम अभी देखते हैं जियोजेब्रा में। तो ये जो 2 फोकस होते हैं वो ये कह रहा है कि पहले लॉ में कि जो इलिप्टिकल मोशन है किसी प्लैनेट की, ये हम प्लैनेट बना लेते हैं एक, तो किसी प्लैनेट की जो इलिप्टिकल मोशन है, ये प्लैनेट यहाँ मूव करेगा, तो किसी प्लैनेट की जो इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन है वो इलिप्स उस ऑर्बिट का, जो कि असल में तो एग्जिस्ट देखने में तो नहीं करता ना, वो मतलब वो बना हुआ तो दायरा सर्कल तो वहाँ नहीं लगा हुआ एलिप्स का, उसकी मोशन हमें बताती है कि वो इलिप्टिकल है, और इतना पिचका हुआ भी नहीं होता, ऑलमोस्ट सर्कल होता है। मैं ज़रा इसको एग्जेजरेट कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो जो इलिप्टिकल मूवमेंट है उसकी एक ऑर्बिट पर, उस इलिप्स के हमेशा हर इलिप्स के 2 फोसाई होते हैं, तो एक फोसाई उनमें से सूरज है, ये है फर्स्ट लॉ। और एक फोसाई उनमें से सूरज है, ज़रा बड़ा कर देते हैं, तो दूसरा फोसाई वहाँ होता नहीं है कि बच्चे हैं ना वो इस तरह सोचने लग जाते हैं कि एलिप्स है उसके 2 फोसाई होने लाजमी है, एक सूरज है तो दूसरा क्या होगा, कुछ नहीं, दूसरा वहाँ पे नहीं है। यानी सिरे से ये लकीर भी शो तो नहीं होती ना वहाँ तो सिर्फ प्लैनेट घूम रहा है सूरज के आसपास। सो हम इमेजिनरी बात कर रहे होते हैं। तो ये होती है इलिप्टिकल, और उसका एक फोकस जो है वो सूरज है। अब ये वाली साइड कहलाती है पेरिहीलियन, और ये वाली साइड कहलाती है एपहीलियन किसी भी इलिप्स के लिए।
और उसके दोनों फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 to 1 हो सकता है और उसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। चलिए हम उसको वहाँ जाके देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लॉ दूसरा भी लिख लूँ। दूसरा लॉ ये है कि सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन ऑर्बिट जो अच्छा मैं सेमी मेजर एक्सिस भी बता दूँ कि हमारा जो इलिप्स है अगर हम उसको सेंटर से क्रॉस करें एक इस तरह से कि जैसे एक साइन होता है, प्लस का साइन होता है, इस तरह से हम क्रॉस का साइन उस पर लगाएं इस तरह से, तो इसके आप देखें 4 क्वाड्रेंट्स बन गए हैं, इसके 4 हिस्से बन गए हैं। तो ये राइट साइड है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये लेफ्ट साइड है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये ऊपर वाली जो आधी है ये सेमी माइनर एक्सिस है, और ये जो नीचे वाली आधी है ये सेमी माइनर एक्सिस है। तो ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा, माइनर एक्सिस, और ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा, मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस प्लस जहाँ से वो जो उसका फोकस है यहाँ से ये हमारे प्लैनेट तक आगे ले जाना चाहिए, यहाँ तक। ये हमारे प्लैनेट तक जो है ना एक सेमी मेजर एक्सिस प्लस वो टुकड़ा जो फोकस तक है ये इस साइड पे, और इधर आएंगे तो सेमी मेजर एक्सिस माइनस वो छोटा सा टुकड़ा जो है पेरिहीलियन का है। खैर, तो ये हमारा प्लैनेट जब घूमता है, ये हमारा प्लैनेट जब घूमता है इस तरह से, तो होता क्या है, दूसरा लॉ ये कहता है केपलर का, कि फ़र्ज़ करें कि प्लैनेट यहाँ था पहले, मैं अब इसको हटा देता हूँ और डायरेक्ट प्लैनेट से ही बात करता हूँ। प्लैनेट पहले यहाँ था और यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं कि ये एक पोजीशन वेक्टर लगा लेते हैं। फिर प्लैनेट ट्रैवल करके यहाँ आया, अच्छा ये अटैच हो गया तो अच्छा। प्लैनेट ट्रैवल करके यहाँ आया। अब जब प्लैनेट ट्रैवल करके यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया कवर हो रहा है, स्वीप हो रहा है, बेसिकली मैथ की ज़बान बोलें स्वीप हो रहा है। और वो कौन सा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरा एरिया, पूरे इसके एरो के स्वीप होने का पूरा एरिया। तो ये कहते हैं कि ये एरिया, ये दूर वाली साइड का एरिया, और फिर अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगर ये नज़दीक वाली साइड का एरिया, ये एरिया उस वक्त इक्वल होता है अगर इनके गुजरने का टाइम एक जैसा हो। यानी हम यूँ समझते हैं कि फ़र्ज़ करें 1 सेकंड हमारी घड़ी पे, 1 सेकंड, 1 सेकंड हमारी घड़ी पे गुजरा था। जस्ट मिसाल है, जब एक इलिप्स पे यहाँ पे प्लैनेट टीचर समझ लें 1 सेकंड तो फिर नहीं होगा, ज़्यादा टाइम होगा, आप यूनिट ऑफ टाइम कह लें। तो यहाँ से जब गुजरा था और यहाँ तक आया था, अगर वो 1 सेकंड उसने क्रॉस किया तो उसने जो एरिया कवर किया उसको हम किसी ऑब्जेक्ट से शो कर देते हैं। उसने ये एरिया कवर किया, सॉरी, ये एरिया कवर किया यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये जो ब्लू हो गया ये एरिया कवर किया। अब सेकंड लॉ कहता है केपलर का कि अगर टाइम 1 सेकंड ही होगा उनके क्रॉस करने का, तो फ़र्ज़ करें यहाँ से 1 सेकंड में उसने यहाँ तक जो ट्रैवल किया, ये ज़रा मेरे अंदाज़े जो मैं बना रहा हूँ डिज़ाइन, इनको तो आप एस्टिमेट ही समझेंगे ना, ज़ाहिर है जैसे बोर्ड पे टीचर करता है। तो अब दूसरी साइड पे भी हम ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो वो ये कहता है कि ये दोनों एरियाज़ बराबर होंगे, मतलब जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा अगर टाइम बराबर था। तो अब हम सेकंड लॉ लिख सकते हैं, बल्कि हमें यूँ लिखना चाहिए कि सेमी मेजर एक्सिस नहीं, बल्कि मैं पहले तो लिख ही ठीक नहीं रहा था, अब दोबारा जो लिख रहा हूँ सेकंड लॉ वो ये है कि a moving planet covers या sweeps the area, sweeps equal area in equal time.
वेरी सिंपल, आसानी से लिखा गया है। अ मूविंग प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये सेकंड लॉ है। तो ये सेकंड लॉ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक राज की बात पता चलेगी। मैं ज़रा ये इनको हटा रहा हूँ ताकि मैं प्लैनेट की मूवमेंट जो है ना, अब उसके बारे में बगैर इस नीचे एरिया के डिज़ाइन के मैं आपको बताऊँ। तो एरिया आपने अब समझना है कि अभी बना हुआ है, मैंने जो हटा दिया आपने समझना है कि वो वहीं पे है अभी। अब देखें कि एक तरफ प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक जो एरिया कवर कर रहा है वो भी 1 सेकंड में है, और दूसरी तरफ प्लैनेट यहाँ से लेकर इतना बड़ा सर्कमफ्रेंस कवर करता है और वो भी 1 सेकंड में है। सवाल पैदा हो जाता है कि बड़ा एरिया क्रॉस करने के लिए टाइम थोड़ा हो तो ऑब्जेक्ट को भागना पड़ता है, और छोटा एरिया क्रॉस करने के लिए टाइम थोड़ा हो तो ऑब्जेक्ट स्लो स्लो चलता है। तो इससे सेकंड लॉ से केपलर को पता चला कि प्लैनेट जो है जब दूर होता है, एपहीलियन पे होता है यहाँ पे, तो वो बहुत स्लो हो जाता है ऐसे, और जब प्लैनेट नज़दीक होता है सूरज के तो बहुत तेज़ हो जाता है ऐसे, स्पीड से। इस बात में ग्रेविटी छुपी हुई है। यानी जब आप देखें कि न्यूटन ने देखा होगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया तो न्यूटन ने नहीं दिया, न्यूटन के नाम से मशहूर है, वो तो गैलीलियो ने दिया, हम अभी देखेंगे। तो न्यूटन ने जब देखा होगा कि गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, वैसे बेसिकली ये गैलीलियो का भी नहीं है, ये सबसे पहले बुएलिसीना ने कहा था कि अ प्रोजेक्टाइल मोशन नेवर सीजेस अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। आज हम इसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के तौर पे जानते हैं। सच ये है कि अगर बुएलिसीना का नहीं मानना तो फिर हमें गैलीलियो का मानना होगा, न्यूटन का फिर भी नहीं है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में, सीधी मोशन में हमेशा मूव सीधा ही करता रहेगा, कभी भी डिविएट नहीं होगा, रास्ता नहीं बदलेगा, कुछ और नहीं करेगा, मुड़ेगा नहीं जब तक बैरूनी कोई फोर्स उस पर ना हो। अब सवाल ये है कि जब न्यूटन को पता होगा कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया इसने दिया है, गैलीलियो ने दिया है, क्योंकि वो तो उससे पहले है और उसने पढ़ा, फिर उसको पता होगा ये सेकंड लॉ केपलर ने दिया है कि अब प्लैनेट यहाँ स्लो हो जाएगा और प्लैनेट यहाँ तेज हो जाएगा। तो फिर वो कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लैनेट जो लॉ ऑफ इनर्शिया की रूह से यहाँ से आगे टूट के सीधा जाना चाहिए था, वो सीधा जाने की बजाय यहाँ मुड़ क्यों रहा है? वो कौन सी फोर्स है जो प्लैनेट को मुड़ने पर मजबूर कर रही है? ताकत से आता हुआ, स्पीड बढ़ाता हुआ प्लैनेट सीधा नहीं गया, इधर मुड़ गया। यकीनन न्यूटन ने सोचा होगा, यकीनन इस जगह पे जिसे हम सूरज कह रहे हैं, यकीनन इस जगह पे कोई फोर्स है जो उसको खींच रही है। इसी को न्यूटन ने फिर ग्रेविटी कहा, और सूरज और चांद का ज़मीन के गिर्द घूमना भी फिर इसी सेकंड लॉ से बरामद हुआ। थर्ड लॉ जो न्यूटन का है वो कहता है कि द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, ये मैं खुद से मुझे रटी हुई तो नहीं है ना, जो मुझे समझ है मैं उसके मुताबिक डेफिनेशन बनाता जा रहा हूँ। अगर आपने इसको किसी एग्जाम वगैरह के लिए करना हो तो कहीं और से देख लीजिएगा, मैं बात समझाने के लिए लिख रहा हूँ अपनी ज़बान में। द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is with respect to the period, the square of a period, the square of the period of that planet is always a constant. ये अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ करके दिखाता हूँ तो समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ इक्वेशन में। अगर आप यूँ कर लें, इक्वेशन में अगर आप यूँ कर लें कि लिखें r का क्यूब, अब ये r मैंने किसके लिए लिखा है? सेमी मेजर एक्सिस के लिए, विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड, या t से भी पीरियड लिखा जाता है, का स्क्वायर, इक्वल है ऑलवेज अ कांस्टेंट के, ऑलवेज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम सिर्फ k भी लिख सकते हैं, सिंपल। अच्छा, ये इसके इक्वल है, ये है थर्ड लॉ। अब अगर आप गौर करें तो थर्ड लॉ जो है
बेसिकली ऑलरेडी आपको वो उस दौर में, केपलर के दौर में ही ग्रेविटी दे रहा है।